साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, जो आज की वीडियो है यह एसएससी जीडी एग्जाम को ध्यान में रख करके जो है बनाई गई है। और आप जीके जीएस के अंतर्गत यहां से यदि देखा जाए भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर के 3 प्रश्न आपका निश्चित रूप से यहां से बनता है। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आप इस टाइप का जिसका डिस्कशन इस वीडियो में किया जाएगा इन टॉपिकों के ऊपर यदि आपने फोकस किया, इस टाइप के क्वेश्चन का यदि आप रिवीजन करके जाते हैं तो 100% तीनों क्वेश्चन इसी टाइप के ही बनेंगे और यहीं से आपसे पूछे जाते हैं। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इस टाइप के इन टॉपिकों से कौन सा भारत में संवैधानिक निकाय का उदाहरण है। दरअसल एग्जाम में देखा जाए तो बहुत सारे सवाल आपसे कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है और कौन सा निकाय गैर संवैधानिक निकाय है, यानी संवैधानिक नहीं है। इस टाइप के सवाल आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कह रहा है भारत में संवैधानिक निकाय का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया है: भारतीय खाद्य आयोग, भारत का विधि आयोग, निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इन सभी में आपको कोई एक ही है जो आपका राष्ट्रीय निकाय, जो संवैधानिक निकाय होगा, तो वो आपका है निर्वाचन आयोग। बाकी इसमें जो 3 हैं वो जो है आपके संवैधानिक निकाय की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएंगे। दरअसल यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग निर्वाचन आयोग की। तो देखिए, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। देखिए, संवैधानिक संस्था या संवैधानिक निकाय उसी निकाय को बोला जाएगा जिसका कि उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है, और जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं किया जाता है वह आपका एक गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आता है। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन आयोग की यदि बात की जाए तो इसका उल्लेख आपका भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के आपका 329 के बीच है। यानी अक्सर करके यह भी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है, तो निर्वाचन आयोग से है। तो आप देख रहे हैं इसका भारतीय संविधान में उल्लेख है। लेकिन चलिए, इसी टाइप का कई बार यह भी क्वेश्चन दोहराए गए हैं। जैसे आपको यहाँ समझ लेना होगा कि कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है जिसका भारतीय संविधान में उल्लेख है। तो आपका निर्वाचन आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, चाहे राज्य वित्त आयोग हो गया आपका, फिर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इसके बाद आपका SC ST आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग और जो है महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता। ये सारे जो आयोग हैं या ये सारे जो आपकी बॉडियां हैं, ये आपकी जो है इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। ये सभी निकाय आपकी संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। अभी गैर संवैधानिक की बात की जाए तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बहुत बड़ा यानी भारत सरकार का सबसे बड़ा यदि कोई जो है यदि गैर संवैधानिक निकाय की बात की जाए जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन उसका बहुत बड़ा देश के विकास में योगदान है, तो वो आपका पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और फिलहाल उसे जो है नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो योजना आयोग यानी नीति आयोग, आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसमें आपने देखा यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिया है। चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो चाहे राज्य मानवाधिकार आयोग हो, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके अलावा आपका जो है केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, CBI हो गया, लोकपाल एवं लोकायुक्त, यानी लोकपाल एवं लोकायुक्त भी आपका जो है गैर संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने हैं SSC GD में। इन चीज़ को आपको ध्यान में रख के जाना है। संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय आपको पढ़ना है। आगे है भारतीय संसद में शामिल है। देखिए, यह बहुत ज़्यादा पुनरावृत्त क्वेश्चन है। एग्जाम कोई भी हो, चाहे बड़ी परीक्षाएं हो छोटी परीक्षा हो, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन दोहराया जाता है कि भारतीय संसद में शामिल है, यानी भारतीय संसद पार्लियामेंट किससे मिलकर के बना है। तो आपका लोकसभा, राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के बनता है आपका संसद यानी पार्लियामेंट। ये संसद के 3 अंग होते हैं। आगे है, बहुत ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो आपका देश का उपराष्ट्रपति यानी भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो आपका जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
अब आगे बात कर लिया जाए कि सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक नैतिक विचारक समूह की स्थापना की गई। देखिए, दरअसल मैं पहले ही चर्चा कर दिया इस बात का कि वास्तव में देखिए, सरकार को सलाह देने के लिए जो एक सबसे बड़ा जो है, जो बहुत बड़ा गैर संवैधानिक निकाय है, वह योजना आयोग था, जिसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। और यह नीति आयोग कब अस्तित्व में आया, यह भी आपसे पूछा जाता है, तो वो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया जो है। तो ये ध्यान में रखना है। और यह भी घुमा के पूछा जाता है कि किसे जो है थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है, या किस समूह को, किस संस्था को बौद्धिक संस्था या बौद्धिक समूह, यानी बौद्धिक संस्था या बौद्धिक समूह या थिंक टैंक या नैतिक विचारक समूह के नाम से जाना जाता है। तो वो आपका है नीति आयोग, यानी योजना आयोग जो पहले था आपका, यानी नीति आयोग को भारत की थिंक टैंक समूह के नाम से जाना जाता है। और यह जो है सरकार को सलाह देने के लिए बनाई जाती है। अब बात करी जाए, अगर पूछा जाता है कि अनुच्छेद 333 का संबंध किससे है, तो दरअसल देखिए, जो अनुच्छेद 333 है भारतीय संविधान में, वो जो है राज्यों की विधानसभाओं की जो है मिनिमम एवं मैक्सिमम, यानी अधिकतम एवं न्यूनतम सीटों की संख्या को निर्धारित करने का काम करती है। कहने का आशय है कि 333 का जो संबंध है वो राज्य की विधानसभाओं के अधिकतम जो है, वहां पे मैक्सिमम किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिकतम सीट नहीं हो सकती, और मिनिमम आपकी 60। तो 500 और 60 मिनिमम। लेकिन इसके अपवाद हैं। अगर अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ जो है राज्य के अंतर्गत विधानसभा की जो सीट है वो 403 है। और आप देख रहे हैं सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है, जहाँ पे कि मिनिमम 32 है, यानी 60 से भी कम है। तो इसे अपवाद स्वरूप बहुत सारे हैं। यानी 333 का संबंध मिनिमम एवं मैक्सिमम सीटों को लेके है राज्य की विधानसभा में। अब आगे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है संविधान सभा ने, जो संविधान सभा बनाई गई थी संविधान के निर्माण को लेकर के, उसने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया, यानी कब उसे स्वीकार किया, ये पूछता है। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जो है भारतीय संविधान को स्वीकारा था, अंगीकृत किया था। लेकिन अगर लागू करने की बात आपसे पूछा जाएगा तो वो है आपका गणतंत्र दिवस, यानी 26 जनवरी 1950 को जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। लेकिन संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी देखिए काफ़ी जो है लेटेस्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं की आरक्षित सीटों के बारे में है। तो वो आपकी है 1/3 सीट, यानी 33% महिलाएं, यानी जो 33% सीटें होंगी वह महिलाओं के लिए निश्चित रूप से आरक्षित होंगी। 1/3 सीट महिलाओं को आरक्षित कर दी गई है महिला आरक्षण विधेयक 2023 के द्वारा। आगे है बात मौलिक कर्तव्य वाले टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है। दरअसल जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो है मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार तो प्रदान किया गया था, लेकिन मौलिक कर्तव्य की बात नहीं की गई थी। लिखित रूप से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा गया था। और अगर बात की जाए तो ये जो है आपके देश में 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, और वहाँ पर जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। दरअसल देखा जाए तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो रूस से किया गया है, यानी रूस की अनुकृति है। तो जिस समय जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, वहाँ पे भारतीय नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो बाद में प्रदान किया जाता है। इस समय यदि वर्तमान मौलिक कर्तव्यों की संख्या देखा जाए तो 11 है। जब बना था तो उस समय 10 थी जब जोड़ा गया। 11वां कौन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो यही है कि यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर देना, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है उसके अभिभावक यानी माता पिता उसे जो है स्कूली शिक्षा दिलाना अनिवार्य होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 क का संबंध जो है आपका, जो 21 क है वो जो है शिक्षा अधिकार अधिनियम को लेकर के, यानी शिक्षा, अब देखिए दरअसल देखा जाए तो जो शिक्षा है वह बच्चे का एक मौलिक अधिकार उसे बना दिया गया।
तो मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ दिया गया मौलिक अधिकार। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा कहाँ गया? भारतीय संविधान के भाग 4 क में। पहले से अनुच्छेद 51 था ही और 51 क में उसे स्थान दे दिया गया। अब बात करी जाए आगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की बात करता है? तो वो है आपका भारतीय संविधान का भाग 4, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को ध्यान में रख के बनाया गया है, यानी भारतीय संविधान का भाग 4। अब यहाँ पे है कि जब राज्यसभा के सभापति, यानी जो राज्यसभा के सभापति का पद यदि रिक्त हो तो उसे उस पद को कौन संभालेगा, तो उसके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? तो है आपका राज्यसभा का उपसभापति। क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति आपको बता दिया गया, उपराष्ट्रपति होता है। अगर उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो जो उपसभापति जिसे बनाया गया है वो जो है अपने उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अब देखिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? देखिए भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत 3 विषय जो है बनाए गए। एक आपका संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। जैसे आपका शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। जैसे पुलिस हो गया, ये ऑलरेडी राज्य सूची का विषय है। इस पे कानून बनाने का पूरा अधिकार राज्य का होता है। लेकिन यही शिक्षा की बात की जाए, हेल्थ स्वास्थ्य की बात की जाए, तो इस पे अधिकार दोनों का बनता है, केंद्र एवं राज्य दोनों। तो जिस पे केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं वो आपका होता है समवर्ती सूची के विषय, यानी वो समवर्ती सूची होती है। और यदि संघ सूची की बात की जाए तो सर्वे सर्वाधिकार उसके लिए केंद्र सरकार का होता है। जैसे आपका रेल हो गया, डाक हो गया, बहुत सारे हैं, जब आप पढ़ेंगे विषय काफ़ी है उसमें। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो 7वीं देखिए समवर्ती सूची का संबंध जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से है। ये आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। अब देखिए आपको देखना है कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु पहली बैठक, जैसे भारतीय संविधान का जब संविधान सभा का गठन हो गया तो भारतीय संविधान सभा के गठन के बाद जो संविधान के निर्माण को लेकर के जो पहली बैठक की गई वो कब की जाती है? वो 9 दिसंबर 1946 को की जाती है। और उस समय जो है संविधान सभा का एक जो है आपके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। लेकिन जस्ट उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। किसे चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब देखिए आता है प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बाबा भीमराव अंबेडकर थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनकी कमेटी में बाबा साहब को लेकर के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपकी 7 थी। अब आगे बात करते हैं, नागरिकता आपको पढ़ के जाना है कि नागरिकता में आपको ये पढ़ के जाना है कि आखिरकार भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का यानी सिटीजनशिप को लेकर के जगह दी गई है यानी वर्णन किया गया है। तो नागरिकता की बात भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच किया गया है। अब आपको ये ध्यान में रखना है, यह भी पूछा जाता है कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है? तो भारत की नागरिकता जो है 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। इसके बाद भारत में शासन की विधायी शाखा है, यानी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा के कि भारत में शासन की विधायी शाखा कौन है, यानी कौन ऐसी शाखा है जो विधि यानी अधिनियम बनाने का काम करती है? तो वो आपको पता है संसद, पार्लियामेंट यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के जो है विधि बनाने का काम करते हैं, ये विधायी शाखा है। अब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो वो आपका है अनुच्छेद 101, 2, 3 यानी 1, 2, 3 यानी अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति जो है क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। आगे है कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, यानी कौन ऐसा निकाय है, कौन ऐसी बॉडी है जिसे संविधान का रक्षक कहा जाता है? तो वो है आपकी न्यायपालिका यानी माननीय उच्चतम न्यायालय। तो यानी न्यायपालिका जो है संविधान की रक्षक होती है। आपातकालीन उपबंध से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख जो है किया गया है। तो वो जिसमें पहला है आपका
जो है अनुच्छेद 352 जिसे राष्ट्रीय आपात के नाम से जाना जाता है, अनुच्छेद 356 का संबंध जो है राष्ट्रपति शासन से है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन देखा जाए तो पंजाब में लगा है, यानी 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन को लेके है। 360 का संबंध वित्तीय संकट को है, वित्तीय आपात को लेकर के है, जो भारत में एक बार भी लागू नहीं किया गया। तो आपको 352 और अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, 360 वित्तीय, 300 आपका 52 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन। अब देखिए जो 352 तब लागू होता है जब बाह्य आक्रमण हो जाए, देश के ऊपर कोई बाहरी देश अटैक कर दे, या आंतरिक अशांति को लेकर के होता है यानी सैन्य विद्रोह हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह यानी सैन्य विद्रोह। तो इन सब को लेकर के भारत में आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये बहुत ज़्यादा आपातकालीन उपबंध आपसे पूछा जाता है। आगे है संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान पूछा जाता है कि अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेकर के है। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत जो है क्या किया जाता है, भारतीय संविधान में आपके संशोधन, कोई अगर विधि अधिनियम बना है तो उसमें संशोधन किया जाता है। अब देखिए आता है बहुत ज़्यादा राजभाषा से लेकर के क्वेश्चन कि राजभाषा का संबंध किससे है, तो राजभाषा का संबंध भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सर्वाधिक कि अनुच्छेद 343 का संबंध 343 का संबंध किससे है, तो राजभाषा से है। अब पंचायती राज व्यवस्था से भी क्वेश्चन बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था वास्तव में कब से जो है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम 1992-93 में होता है। उसके बाद जाकर के पंचायती राज व्यवस्था को एक जो है आपको अस्थायी रूप से उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। उसे कहाँ जगह प्रदान की गई, तो संविधान के भाग 9 में और अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। 243 में 16 नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। कहने का आशय यह है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है 73वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम 1992-93 के तहत प्रदान किया जाता है। अब देखिए बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से होता है, तो वो आपका 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था की शुभारंभ किया जाता है। और बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो वो आपका पंचायती राज व्यवस्था से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद यहाँ से अगर इन टॉपिकों को भाषा को लेकर के अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को देख लेना है, और मौलिक और जो है आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, और ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपकी संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, इन सब टाइप के क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना है। यदि इस टाइप का आप जनरली बहुत ज़्यादा आपको डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आगे एग्जाम जिस तरीके का होता है यदि आपकी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग होगी तो आपको सफलता मिलेगी। बहुत ज़्यादा आपने डीप पढ़ लिया, एक ही टॉपिक में बहुत ज़्यादा आपने वो कर लिया, किसी टॉपिक को आप छोड़ दिए हैं, तो अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चनों को आप पढ़ के जाते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपका जो 3 प्रश्न यहाँ से आ रहा है वो 100% आपका सही होगा। साथियों यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने साथियों को भी शेयर जरूर करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। अभी नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।